नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद पटना के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की तीसरी अध्याय अणु एवं परमाणु की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ आगे आज चर्चा करते हैं। तो आज बच्चों हम लोग परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे। परमाणु द्रव्यमान, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को परमाणु कहते हैं। उन परमाणुओं का द्रव्यमान अर्थात उसका भार क्या है, इसको जानने के लिए हम आज कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान, उस किसी भी परमाणु का उसका परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा। और शुरुआत में इस द्रव्यमान को ज्ञात करना बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि परमाणु बहुत छोटे होते हैं और उनको सूक्ष्मदर्शी से भी देख पाना संभव नहीं था। तब वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या थी कि किस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान को देखा जाए, किस प्रकार से उनको नापा जाए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं का सहारा लिया। पिछली कक्षाओं में आपको हमने बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, उसी प्रकार के और भी कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हुए, जिनके बारे में आप चर्चा विस्तृत रूप से आगे की कक्षाओं में सुनेंगे। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि परमाणु के छोटे छोटे जो कण होते हैं, तत्व के छोटे छोटे कण जिनको हम परमाणु कह रहे हैं, वह किस प्रकार से एक दूसरे से संयोग करते हैं। और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन के फलस्वरूप हम परमाणु के द्रव्यमान निकालने में सक्षम हुए। देखिए कैसे कैसे क्या क्या चुनौतियां आई वैज्ञानिकों के सामने और उन्होंने कैसे कैसे इन चुनौतियों से निजात पाया और परमाणु का द्रव्यमान निकालने में सफल हुए। देखिए, वैज्ञानिक जब विभिन्न प्रकार के परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बारे में शोधरत थे, खोज रहे थे कि किस तत्व के परमाणु से उसको रेफरेंस लेते हुए, सापेक्ष लेते हुए परमाणु द्रव्यमान निकाला जाए, तो उन्होंने सबसे पहले प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन को चुना और प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया गया। प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन को लेने के पीछे दो कारण थे। इस पहला कारण है, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता था। दूसरा, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते थे। पूर्णांक में अर्थात कि अगर कोई एक तत्व है जिसका परमाणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो पहले तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2, 3, 4, 6, 8 इस तरह से पूर्ण संख्या से अभिक्रिया करता था। ऐसा नहीं कि एक तत्व के एक परमाणु ऑक्सीजन के 3.5 परमाणु से अभिक्रिया करे, ऐसा नहीं था। चूँकि यह संख्या पूर्णांक में थी, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन को एक सापेक्ष द्रव्यमान निकालने के लिए एक टूल के रूप में, एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया। परंतु आगे चलकर उन्होंने दूसरे तत्व के परमाणु कार्बन 12 के परमाणु को उन्होंने परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए इस्तेमाल किया। अब 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि कार्बन 12 क्या है और समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक वैसे तत्व हैं जो पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे हैं, उनका स्थान एक है, अर्थात कहें कि उनमें
इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, परंतु उनमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। तो कार्बन 12 एक समस्थानिक है और कार्बन 14 भी प्रकृति में पाया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 को एक यंत्र के रूप में यूज किया, और किस प्रकार से कार्बन 12 को यूज किया, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक तरबूजा दिया गया है, सभी बच्चों ने तरबूज देखा है, और इस तरबूज को मान लीजिए यह एक कार्बन है। यदि हम इस तरबूज के 12 टुकड़े करते हैं तो आप स्लाइड में देखेंगे कि अलग अलग तरबूज के 12 टुकड़े किए गए हैं, और अगले स्थान पर हमने इस 12 टुकड़े में से एक टुकड़े को अलग करके रखा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। एक पूरा तरबूज जो है एक कार्बन है, और अगर उसको हमने 12 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया तो वह एक ही कार्बन के 12 भाग हो जाएंगे, और उसमें से एक टुकड़े को अगर अलग किया तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे कार्बन का 1/12 भाग है। अब इस कार्बन के 1/12 भाग को सापेक्ष मानते हुए परमाणु द्रव्यमान निकालने की कोशिश की गई। आइए एक एक्सपेरिमेंट से भी हम समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक ये मोतियों की गुच्छा है। इस मोतियों को गुच्छा में देखें आप, तो अगर इस गुच्छे को हम लोग गिनेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये अंतिम 12। तो ये 12 मोतियां जो है इसको हम पूरा एक कार्बन मान लेते हैं। इस पूरे गुच्छे को कार्बन मान लेते हैं। अगर इस गुच्छे को हम लोग काटें, अलग करें, तो इसके सारे मोती अलग अलग हो जाएंगे, हमारे पास अलग हो जाएंगे। अब इस एक मोती को इससे हम एक साइड रखें और इसके भार के बराबर कौन सा तत्व आता है उसको देखें, तो हम देख पाते हैं कि हाइड्रोजन और इस कार्बन 12 के एक भाग दोनों आपस में बराबर है। अर्थात हाइड्रोजन का एक परमाणु कार्बन के 12वें भाग के बराबर है। यदि हम हाइड्रोजन के बाद दूसरे हैं हीलियम की चर्चा करें, तो हीलियम में यह 4 आ जाते हैं। 1 2 3 4। इस 4 भाग को अगर एक साइड रखें और परमाणु हीलियम के एक परमाणु को बाएं साइड रखें तो ये दोनों भार में बराबर हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हीलियम के 4 हो जाते हैं। लिथियम की भी चर्चा हम लोग करते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग एक साइड लिथियम के एक परमाणु को रखते हैं और दूसरे साइड इस एक कार्बन के 12वें भाग को हम बढ़ाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि लिथियम में हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन 12 के भाग रखे जाते हैं, तो वह लिथियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। उसी प्रकार से बेरिलियम की अगर हम चर्चा करते हैं तो बेरिलियम में और भारी हो रहा है, तो भारी होने के कारण इस कार्बन 12 के भाग को यानी कि इस मोतियों को और बढ़ाना होगा, और यह देखते हैं कितना हो जाता है। 1 2 3 4 5 6
7, 8 और एक 9। जब 9 बराबर हम रखते हैं तो वह हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर आता है। आइए बच्चों, इसको हम एक चित्र द्वारा भी देखते हैं, जैसा कि अगले स्लाइड में आपको दिखाया गया है। इसे मैंने अगले स्लाइड में भी दिखाया है। देखिए, मान लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको एक तराजू पर तौलना है। ऐसा वास्तविक रूप से संभव नहीं है, बट हम लोग समझने के लिए इसको ऐसा करते हैं। तो हाइड्रोजन के तौलने के लिए तराजू के एक पल्ले में हाइड्रोजन के एक परमाणु को रखते हैं और दूसरे साइड तरबूजे के कटे हुए उस 12वें भाग को एक एक कर रखते हैं। तो हम पाते हैं कि हाइड्रोजन में जब हमने एक भाग को रखा तो यह बराबर हो गया। दूसरा, हीलियम में जब हम 4 भाग को रखते हैं तब वह बराबर हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें भाग के 4 टुकड़ों के बराबर है। उसी प्रकार से लिथियम की जब हम चर्चा करते हैं तो लिथियम में आप देखिए बच्चों, गिनिए कितना रखा गया है। तो यहाँ पर 7 रखा गया है, बिल्कुल सही है, 7 भाग के बराबर हो जाता है। और बेरिलियम में यह बढ़कर 9 हो जाता है। अब एक यहाँ पर समस्या आ रही है कि यह कार्बन के 12वें भाग को हम क्या कहें। कोई तो आखिर इसका यूनिट होगा। ऐसे बार बार कार्बन के 12वें भाग कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो हमें एक परमाणु द्रव्यमान के इकाई के रूप में एक मानक इकाई की आवश्यकता होगी और इस मानक इकाई को एटॉमिक मास यूनिट AMU कहा गया और इसका वजन कार्बन के 12वें भाग के वजन के बराबर रखा गया। अर्थात कार्बन परमाणु को, जैसे कि हमने देखा कि यह सारे मोतियां जो थी कार्बन परमाणु थी और ये 12 से मिलके बने हुए थे। देखिए बच्चों, कार्बन इस 12 अलग अलग मोतियों से मिलकर बना हुआ है। अर्थात अलग करते जाएंगे तो यह 12 अलग अलग भाग में बट जाएंगे। अब हर बार हमें किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को नापने के लिए कितनी मोतियों की आवश्यकता होगी, इसे देखना होगा। परंतु यह उचित प्रतीत नहीं होगा कि हम प्रत्येक बार 12-12 मोतियां दिखा सकें। इसलिए हमने, वैज्ञानिकों ने इस एक इकाई को माना एक एटॉमिक मास यूनिट और इसे AMU कहा गया। आजकल AMU को साधारण रूप में U से भी सूचित करते हैं। तो ये 1U के बराबर है। तो अगर किसी परमाणु का द्रव्यमान अगर इसके 1 यूनिट के बराबर है तो उसका परमाणु द्रव्यमान 1U हो जाएगा। अगर ये किसी के 4 के बराबर है तो उस परमाणु का द्रव्यमान 4U हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए और भी हम देखते हैं कि किस तरीके से अन्य अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान निकाले जा रहे हैं। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। किसी भी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। वर्ष 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या U को परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान का मापक माना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक यूनिट U कहलाएगा, उसी प्रकार
यहाँ पर एक गणितीय परिकल्पना देखिए, 1U बराबर 1/12 इंटू C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। C12 और C14 हमारे प्रकृति में दो प्रकार के कार्बन हैं, तो C12 को सापेक्षिक द्रव्यमान के रूप में माना गया, C14 को नहीं माना गया। इस बात की ध्यान रखेंगे आप लोग। और 1U बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। आप इसी प्रकार से अन्य तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भी आप गणना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिखाए गए हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखना है और इन पर थोड़ा विस्तृत हम चर्चा करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्का परमाणु का द्रव्यमान है, इसकी द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार जिसको भी बोलते हैं वह 1U है। आगे बढ़ते हैं, हीलियम के बारे में चर्चा करते हैं। हीलियम का 4U है, लिथियम 7U है, बेरिलियम 9U। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या एक पूर्णांक संख्या है, परंतु कुछ इसके अपवाद भी हैं। जैसे आप बच्चों इसमें खोजिए क्लोरीन को, और क्लोरीन का चिन्ह पिछली कक्षा में आपको बताया गया Cl होता है। तो यहाँ पर देखिए Cl, क्लोरीन जिसका चिन्ह Cl है, उसकी द्रव्यमान संख्या 35.5U है। यह कुछ अपवाद के रूप में है। ऐसा क्यों हुआ? तो यह द्रव्यमान संख्या जो है निकालने के लिए प्रकृति में जितने भी प्रकार के क्लोरीन हैं उन सभी क्लोरीन के द्रव्यमान का औसत लिया गया है, इसलिए उसका द्रव्यमान 35.5 आया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी तत्व और उनके द्रव्यमान दिए जा रहे हैं, ये सब ही उन तत्वों के विभिन्न प्रकार के परमाणु प्रकृति में पाए जाते हैं और उनके द्रव्यमानों का यह औसत द्रव्यमान लिया गया। आपकी कक्षा के लिए यह अनुकूल है कि कुछ आप इसको ध्यान में रखें और धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते आपको भी कुछ परमाणुओं के द्रव्यमान याद हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। कहीं भी अगर कोई गणितीय परिकल्पना होती है तो आपके परमाणु द्रव्यमान दिए हुए रहते हैं। तो आपने देखा परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए ऑक्सीजन के 1/16 भाग को लिया गया था और कार्बन के 12 समस्थानिक को लिया गया। तो इस प्रकार से दो अलग अलग टूल्स को यूज करके ऑक्सीजन और कार्बन 12 को इस्तेमाल करके परमाणु द्रव्यमान निकालने की कोशिश की गई। परमाणु द्रव्यमान निकालना एक जटिल प्रक्रिया है। आगे की कक्षाओं में आप इस जटिल प्रक्रिया का भी अध्ययन करेंगे, परंतु आप यही अभी इस कक्षा में यह समझिए कि ऑक्सीजन और कार्बन 12 इन दोनों का इस्तेमाल करके विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना की गई। आइए कुछ आगे और देखते हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, अर्थात प्रकृति में परमाणु किस प्रकार से पाए जाते हैं। ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। अधिक क्रियाशील का मतलब क्या है? अधिक क्रियाशील के मतलब परमाणु हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश में रहते हैं, वह अलग अलग नहीं रहना चाहते हैं। और जिस परमाणु में जितना ज़्यादा जुड़ने की प्रवृत्ति होगी, एक दूसरे के साथ दोस्ती करने की प्रवृत्ति होगी,
वह उतना ही अत्यधिक क्रियाशील होगा। परंतु जिस प्रकार से कक्षा में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ आसानी से दोस्त बना लेते हैं और कुछ बच्चे दोस्त नहीं बना पाते हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रकृति में भी अलग अलग तरह के परमाणु पाए जाते हैं। कुछ परमाणु बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, कुछ धीरे धीरे दोस्त बना लेते हैं और कुछ कभी दोस्त बनाते ही नहीं। जो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं वैसे परमाणुओं को हम लोग अत्यधिक क्रियाशील परमाणु कहते हैं। कुछ परमाणु जो धीरे धीरे दोस्त बनाते हैं और सामान्य गति से रहते हैं, दूसरे परमाणुओं के साथ सामान्य गति से जुड़ते हैं या टूटते हैं, वैसे परमाणु कम क्रियाशील कहलाते हैं। परंतु प्रकृति में कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जो कभी भी बंधन नहीं बनाते हैं, दोस्ती नहीं करते हैं, दूसरे परमाणुओं के साथ नहीं जुड़ते हैं, वह अकेले रहना चाहते हैं। ऐसे परमाणुओं को हम लोग अक्रियशील परमाणु कहते हैं, जैसे हीलियम के परमाणु। और देखते हैं किसके परमाणु जो हैं अलग अलग हैं। निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़कर अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं को निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब परमाणु उदासीन होते हैं। उदासीन कहने का मतलब परमाणु पर किसी भी प्रकार का पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी चार्ज नहीं होता है। मतलब जितना परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो वैसे परमाणु उदासीन हो जाएंगे। और ये परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़कर आयन बनाते हैं या फिर अणु बनाते हैं। अगर दो अलग अलग तत्वों के परमाणु या एक ही तत्वों के परमाणु आपस में जुड़े और उदासीन रहे तो वे अणु कहलाएंगे। और दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के फलस्वरूप उनके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज आ जाता है तो वह आयन कहलाते हैं। चार्ज अर्थात आवेश आ जाता है। यह आवेश दो प्रकार का हो सकता है। अगर जुड़ने के पश्चात उन पर धन आवेश आ गया तो वैसे आयन जो हैं धनायन कहलाएंगे, और जुड़ने के पश्चात अगर उन पर ऋण आवेश आ गया तो वे ऋणायन कहलाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमाणु आपस में जुड़कर या तो अणु बनाएंगे या आयन बनाएंगे। अणु उदासीन होंगे, आयन दो प्रकार के होंगे। अगर उन पर धन आवेश हैं तो धनायन होंगे, ऋण आवेश है तो ऋणायन होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं बच्चों कि अणु के बारे में अब विस्तृत चर्चा करते हैं। परमाणुओं के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की। अब जब परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो वह मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं। अणुओं की चर्चा के बाद हम आयन की भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अणु क्या है इस बात पे चर्चा करते हैं। तो साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। रासायनिक बंधन मतलब आपस में परमाणु अभिक्रिया करके अनेक प्रकार के बंधन बना लेते हैं। तो इन बंधनों को हम रासायनिक बंधन कहते हैं। आगे के चैप्टर में हम लोग बंधन के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं और उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं कि अगर अणु स्वतंत्र रूप में रहते हैं और गुण धर्म की व्याख्या करते हैं, जैसे उदाहरण लिया जाए हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलकर जल के अणु का निर्माण करते हैं
अब ये जल के अणु अपनी गुण धर्म को किसी भी प्रक्रिया के दौरान बनाए रखते हैं। किसी भी तापमान पर, किसी भी जगह पर अगर जल के अणुओं को देखा जाएगा तो उनके गुण धर्म समान से होंगे। आइए अब अणु के बारे आगे हम चर्चा करते हैं। किस प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो कैसे कैसे अणुओं का निर्माण होता है। जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलेंगे तो वह एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने के कारण अणु का निर्माण करते हैं। इसके उदाहरण हैं ऑक्सीजन के अणु, O2। O2 कहने का अर्थात है इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से N2, O3 जिसको कि हम लोग ओजोन भी कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु रहते हैं? जी बिल्कुल सही, 3 परमाणु रहते हैं। क्यों, कैसे जाना हमने? क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ है 3 और इस 3 लिखने का मतलब है ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से सल्फर के 8 परमाणु आपस में मिलकर सल्फर के एक अणु का निर्माण करते हैं। फास्फोरस के 4 परमाणु आपस में मिलते हैं तो फास्फोरस के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, सल्फर, फास्फोरस में सभी परमाणु एक ही प्रकार के, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु हैं, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के ही हैं, उसी प्रकार से ओजोन में ऑक्सीजन के हैं, सल्फर में सल्फर के हैं और फास्फोरस में सिर्फ फास्फोरस के ही परमाणु शामिल हैं। लेकिन प्रकृति में 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु भी आपस में रासायनिक बंधन करते हैं। जैसे देखिए H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलने से H2O यानी कि जल के एक अणु का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से CO2 का निर्माण हो रहा है, NaCl का भी निर्माण हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी निर्माण हो रहा है। तो प्रकृति में एक ही प्रकार के अणु भी आपस में संयोग करेंगे और अलग अलग प्रकार के अणु भी आपस में संयोग करेंगे। तो आप अपने बुक में जब पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार के अणुओं को आप ध्यान दीजिए और देखिए कि अणुओं का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से हो रहा है या फिर अलग अलग परमाणुओं से भी मिलकर हो रहा है। बच्चों आप एक लिस्ट बनाइए कि किस प्रकार से अलग अलग परमाणु मिलकर कौन सा अणु बनाते हैं और एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर किस प्रकार के अणु बनाते हैं। अब इसी से संबंधित है परमाणुकता, कि किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। अर्थात किसी भी एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, चाहे वो एक ही प्रकार के हों चाहे वो अलग अलग प्रकार के हों, उन परमाणुओं की संख्या को अगर हम गिन लेंगे तो उस अणु की परमाणुकता हम बता सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक आर्गन है, आर्गन एक परमाणु, हीलियम एक परमाणु। इसके पहले भी चर्चा करते समय मैंने बताया कि निष्क्रिय गैसें हैं, कुछ परमाणु जो हैं निष्क्रिय हैं, अर्थात वो एक दूसरे से दोस्ती नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे परमाणु एक परमाणु रहते हैं। और ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, फास्फोरस चतुर्परमाणुक है, अर्थात फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणुओं का संयोग है। सल्फर बहुपरमाणुक है,
क्योंकि इसमें 4 से ज़्यादा है, 8 हैं, तो 4 से जितने भी ज़्यादा हैं उनको हम अलग अलग संख्या ना देते हुए बहुपरमाणुक, एक साधारण सा सामान्य नाम हम उनको देते हैं। ओजोन त्रिपरमाणुक है। इस प्रकार से बच्चों आप किसी भी अणु की परमाणुकता याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप पढ़ते समय अपने किताब में देखिए, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं को और अणुओं को खोजिए और उनकी परमाणुकता निकालने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।